Okay, guys, welcome to session 12 of MLOps Revisited. So, सेशन स्टार्ट करने के पहले एक क्विक रिकैप अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। अभी तक की जो 11 सेशंस की जर्नी है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इन द फर्स्ट पार्ट में भी शायद 8 या 9 लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में MLOps का एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू लिया, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ एक थ्योरेटिकल बेसिस पे कवर करने की कोशिश की, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। द फर्स्ट पार्ट वाज डेटा मैनेजमेंट, सेकंड वाज मॉडल बिल्डिंग, थर्ड वाज डेवऑप्स। राइट। तो वो करने का मेन गोल था कि आपको थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंडिंग हो पूरे प्रोसेस का, सो दैट जब हम अपने सेकंड पार्ट पे मूव करें विच इज प्रैक्टिकल्स, तो आपको काफ़ी हेल्प हो। तो हमने 2-3 सेशन पहले प्रैक्टिकल MLOps पढ़ना स्टार्ट किया, और हमने जो सबसे पहली चीज़ पढ़ी वो थी पाइपलाइंस। पाइपलाइंस प्लस मॉड्यूलर कोडिंग, कैसे आप किसी भी ML एक्सपेरिमेंट को रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ये हमने देखा। उसके बाद हमने इस पाइपलाइन को इम्प्रूव किया। ठीक है, कैसे इम्प्रूव किया? मल्टीपल चीज़ें करके। हमने कोड क्वालिटी को इम्प्रूव किया बाय एडिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, लॉगिंग एक्सेट्रा। उसके अलावा हमने टेम्पलेट्स यूज़ किए, लाइक कुकी कटर। राइट। और इस तरह के कई तरह के इम्प्रूवमेंट्स हमने किए हमारी पाइपलाइन में। उसके बाद हमने ऐड किया वर्जन कंट्रोल लास्ट क्लास में। ठीक है। और लास्ट क्लास में ही हमने ये रियलाइज किया कि वर्जन कंट्रोल जो हमने इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ गिट, वो सिर्फ कोडिंग फाइल्स को, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपके कोड्स हैं उसको ट्रैक कर रहे हैं और उसकी वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हैं, वर्जनिंग कर रहे हैं। बट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेटा एंड आर्टिफैक्ट्स, इनकी ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकली दिखाई थी। अगर मैं आपको एक बार दोबारा दिखा पाऊँ, तो शायद आपको याद होगा कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इमोशन डिटेक्शन वाले प्रोजेक्ट पे। इसमें हमने दो अप्रोचेज में फीचर इंजीनियरिंग किया। द फर्स्ट अप्रोच वाज यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स, एंड द सेकंड अप्रोच वाज यूजिंग TF IDF। राइट। और हमने प्रॉपर वर्जन कंट्रोल किया है। हम कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी TF IDF से बैग ऑफ वर्ड्स पे जा सकते हैं, और कभी भी बैग ऑफ वर्ड से TF IDF पे जा सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दो, तो मेरा ये जो कोड है वो TF IDF वाला कोड है। बट वॉट आई कैन डू इज आई कैन ईजिली गो बैक टू बैग ऑफ वर्ड्स। बट उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप फिलहाल इस पॉइंट पे डेटा पे जाओ, तो आपको यहाँ पे TF IDF का ही डेटा दिख रहा है। कोड भी TF IDF का है, डेटा भी TF IDF का है। बट अगर मैं गिट चेकआउट करूं tags/v 1.0 पे, तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे चीजें बदल गई हैं। कोड लेवल पे हम वापस बैग ऑफ वर्ड्स पे आ गए हैं। बट अगर आप ध्यान दो तो आपका डेटा अभी भी TF IDF वाला ही है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ दैट वी आर फेसिंग इज कि देर आर टू वर्जन्स, कोड वन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा वन। कोड वन क्या है? बैग ऑफ वर्ड्स। एंड देर इज अ कोड टू, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देर इज अ डेटा टू, TF IDF। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं कोड में तो जंप्स ले पा रहा हूँ, बैग ऑफ वर्ड्स से TF IDF जा पा रहा हूँ, TF IDF से बैग ऑफ वर्ड्स जा पा रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ये जब मैं चेकआउट कर रहा हूँ कोड वन से कोड टू में, तो डेटा चेकआउट नहीं हो रहा है, एज इन डेटा वहीं का वहीं रह जा रहा है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। राइट। और इसी को सॉल्व करने के लिए कौन आता है? डेटा वर्जनिंग। और वही हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे आप DVC की हेल्प से डेटा वर्जनिंग करते हो। और आप नोटिस करोगे आज के सेशन के एंड में क्या होगा, कि आपके पास दो कोड्स होंगे फिर से, और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा भी होगा। और जब भी आप चेकआउट करोगे तो पूरी चीज चेकआउट होगी। मतलब जैसे आप कोड वन से कोड टू में चेकआउट करोगे, तो नॉट ओनली कोड चेकआउट होगा, एज इन कोड चेंज होगा, बट आपका जो डेटा है वो भी बदल जाएगा।
और यही हमें सीखना है आज की क्लास में। सो आई रियली होप आपको सबसे पहले वाई समझ में आ गया कि हम ये पर्टिकुलर क्लास क्यों ले रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अब मूव करते हैं व्हाट एंड हाउ पे। सो डीवीसी डेटा वर्जनिंग कैसे करता है ये प्रैक्टिकली समझने के पहले एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ पूरे प्रोसेस का। हालांकि इस ओवरव्यू से आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा जो आपको आगे प्रैक्टिकली चीज़ें करने में हेल्प करेगा। ठीक है। सो सीन क्या है कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और ये प्रोजेक्ट करेंटली हमारे लैपटॉप पर है। और प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। देर इज अ पाइथन फाइल, लेट्स कॉल इट app.py। ठीक है। और इस app.py को रन करने से हमें एक डेटा फाइल मिलती है। लेट्स कॉल दैट डेटा फाइल data.csv। ठीक है। तो ये v1 है हमारे कोड का और ये v1 है हमारे डेटा का। ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम वर्जन कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कोड का तो वर्जन कंट्रोल करना आसान है, बट प्रॉब्लम आती है इस डेटा फाइल को वर्जन करने में, बिकॉज ये डेटा फाइल का साइज बहुत बड़ा है, मान लो जीबीज में। तो अब हमें कुछ एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन दोनों को साथ में वर्जन कर पाए। तो दिस इज वेयर डीवीसी कम्स इनटू द पिक्चर। अब डीवीसी की अच्छी बात क्या है ना कि ये एक बहुत इंटेलिजेंट सॉल्यूशन है। ये अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो खुद में एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। लाइक गिट, Git is a proper version control system. DVC is not a proper version control system. In fact, Git DVC जो है वो Git पे रिलाई करता है टू डू वर्जनिंग ऑफ डेटा। ठीक है। तो बहुत स्मार्ट तरीके से ये पूरा काम होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सो होता क्या है, कोड की वर्जनिंग आपको पता है। सो कोड की वर्जनिंग में क्या होता है कि आपके पास एक रिमोट रेपोजिटरी होती है, राइट। मान लो ये हमारी गिटहब पे है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप इस कोड को यहां भेज दोगे और जब जरूरत होगी तो वापस मंगा लोगे। यही होता है ना। बट हम यहाँ गिटहब पे इस डेटा फाइल को नहीं भेज सकते। तो डीवीसी क्या करता है, डीवीसी एक और रेपोजिटरी मेंटेन करता है। इसको हम डेटा रेपोजिटरी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल दिस डेटा रेपोजिटरी। यहां पर आपका डेटा स्टोर्ड होगा। अब ये आपके लोकल कंप्यूटर पे भी हो सकता है, क्लाउड पे भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मान लेते हैं कि क्लाउड पे है। तो अब क्या होगा कि मान लो आपको अपना ये जो V1 है, कोड का भी और डेटा का भी, इसको आपको वर्जन करना है। तो आप क्या करोगे, आप इस सिस्टम में डीवीसी को लेके आओगे और आप डीवीसी को बोलोगे कि देखो भाई ये डेटा फाइल है, इसको आप ऐड कर लो। तो जैसे ही आप डीवीसी को बोलोगे कि इस डेटा फाइल को ऐड करना है, डीवीसी क्या करता है स्मार्टली, इस डेटा फाइल का एक मेटा डेटा फाइल बनाता है जिसको आप डेटा डॉट CSV.dvc बुला सकते हो। ये क्या है, ये एक मेटा डेटा फाइल है। मेटा डेटा फाइल मतलब डेटा के बारे में डेटा। ठीक है, कि ये फाइल कितनी बड़ी है, कहाँ पे स्टोर्ड होगी, इस तरह की चीजें। और एक हैश होता है, एक यूनिक हैश होता है, वो सब इस फाइल में स्टोर्ड होता है। मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद आपको कि ये मेटा फाइल में क्या होता है। जो भी है ये मेटा फाइल है। एंड दिस मेटा फाइल इज अ वेरी स्मॉल फाइल, बिकॉज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसमें बस ये इन्फॉर्मेशन है कि ये डेटा फाइल कितनी बड़ी है, कहाँ पे स्टोर्ड है, एक यूनिक हैश है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो छोटी सी फाइल है। तो अब हम क्या करते हैं कि गिट की हेल्प से इस app.py को और इस मेटा फाइल को उठा करके गिटहब पे डाल देते हैं। सो यहाँ पे आ गया मेरा app.py और यहाँ पे आ गया मेरा मेटा डेटा, ये वाला फाइल। और डीवीसी को बोल के हम इस डेटा फाइल को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, data.csv। ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया, आपने इस कोड में कुछ चेंजेस किए। तो अब आपके पास इसी कोड का सेकंड वर्जन है, app.py v2। और इसको रन करने से मेरे पास data.csv का भी V2 आ गया।
ठीक है। तो अब मुझे फिर से इन दोनों को वर्जन करना है। तो फिर से क्या होगा, मैं डीवीसी को बोलूंगा कि देखो भाई, इस नई फाइल को भी आप ऐड कर लो इस रेपोजिटरी में। तो जैसे ही मैं बोलूंगा इसको ऐड करने के लिए, डीवीसी फिर से क्या करेगा, इस फाइल का एक मेटा डेटा बना देगा। ठीक है। और गिट फिर से इन दोनों को उठा करके, app.py के वर्जन 2 को और डेटा वर्जन 2 के मेटा डेटा को उठा करके गिटहब पे डाल देगा, और इसके वर्जन 2 को उठा करके यहाँ पे डाल देगा। दिस इज वर्जन 1, दिस इज वर्जन 2। ठीक है। तो अब क्या है कि इस रेपोजिटरी में हमारा कोड पड़ा हुआ है और हमारा मेटा डेटा पड़ा हुआ है, और इस रेपोजिटरी में हमारा डेटा पड़ा हुआ है। अब मान लो आपको वापस डेटा 1 चाहिए, और आपको वापस app.py का वर्जन 1 चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप गिट पुल करोगे जो भी आपको पर्टिकुलर चीज चाहिए। मान लो V1 चाहिए या V2 चाहिए। ऐसा करते ही आपके मशीन पर app.py और मेटा डेटा आ जाएगा, और इसी के साथ आप डीवीसी पुल करोगे। तो इस मेटा डेटा को समझ करके कि यहाँ पे मेटा डेटा V1 का है या V2 का है, आपका यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग डेटा फाइल भी उठ करके आपके मशीन पे आ जाएगी। तो रफली यही फंडा है। रफली समझने की बात यह है कि डीवीसी खुद में कोई वर्जनिंग सिस्टम नहीं है, वो गिट की ही हेल्प लेता है डेटा फाइल्स को वर्जन करने में। वो गिट को बोलता है कि देखो, तुम बड़ी फाइल्स को स्टोर नहीं कर सकते, तो उनको स्टोर करने का काम मेरा है, बट उनको मैं वर्जन नहीं कर सकता, तो वर्जनिंग मुझे तुम करके दो। तो मैं फॉर एवरी डेटा फाइल और एवरी वर्जन ऑफ द डेटा फाइल एक मेटा डेटा क्रिएट करूंगा। तुम उस मेटा डेटा को ट्रैक करना, और फिर सामने वाला यूजर उस मेटा डेटा की हेल्प से पूरे टाइम डेटा को रिट्रीव कर पाएगा। दैट इज द होल आइडिया, दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ट्रस्ट मी, अगर आपको इस पॉइंट पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये पूरी चीज होती कैसे। ठीक है। सो डोंट वरी, आगे का वीडियो देखो। तो चलो गाइज, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि डीवीसी काम कैसे करता है। अब मुझे लगता है कि और अच्छे से अगर आपको डीवीसी समझना है तो आपको प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। सो व्हाट वी विल डू इज कि हमारा जो रनिंग एग्जांपल है इमोशन डिटेक्शन वाला, हम उससे थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और एक सेपरेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करेंगे, जो कि थोड़ा छोटा होगा। बट उस छोटे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के प्रोसेस में आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि डीवीसी का डेटा वर्जनिंग काम कैसे करता है। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिख रखे हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ मैंने एक काम और किया है, मैंने आपके लिए एक बहुत डिटेल्ड विजुअलाइजेशन बनाया है, जिसको देख करके अगर आप सारा का सारा काम करोगे तो आपके लिए पूरा का पूरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम एक छोटा सा डेटा इंजेशन मॉड्यूल बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल डेटा इंजेशन मॉड्यूल, जिसमें सिर्फ एक काम होगा, हम एक सोर्स से डेटा को लाएंगे और उसमें थोड़ा बहुत प्री प्रोसेसिंग करेंगे और उसको एक जगह पे सेव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। डेटा रहा ये जो आपको इस पर्टिकुलर वेब पेज पे दिख रहा है, ये गिटहब पे होस्टेड है। ये डेटा ई कॉमर्स कस्टमर्स का डेटा है। अराउंड 1000 कस्टमर्स हैं इसमें। और डेटा क्या है, हमारे पास ईमेल है, एड्रेस है, एवतार है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल कॉलम्स है। एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप, टाइम ऑन वेबसाइट, लेंथ ऑफ मेंबरशिप, ईयरली अमाउंट स्पेंट। हम इस डेटा को रीड करेंगे हमारी पाइथन फाइल में, और उसमें थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। मैं आपको बताता हूँ हम क्या प्री प्रोसेसिंग करेंगे। हम ये सारे के सारे टेक्सचुअल कॉलम्स हटा देंगे। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप। एंड द सेकेंड प्री प्रोसेसिंग स्टेप वुड बी कि हम लेंथ ऑफ मेंबरशिप कॉलम को स्कैन करेंगे, और हम सिर्फ उन्हीं रोज को रखेंगे जहां पे लेंथ ऑफ मेंबरशिप 3 से ज्यादा है। 3 से कम वालों को हम हटा देंगे। जो बचेगा वही हमारा डेटा है, उसको हम अपने डेटा फोल्डर में सेव कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो
हम एक डेटा इंजेक्शन मॉड्यूल बना रहे हैं जहां पर हम एक यूआरएल से कस्टमर्स का डेटा रीड कर रहे हैं, उसके ऊपर बेसिक प्री प्रोसेसिंग लगा रहे हैं। और उस प्री प्रोसेसिंग में दो स्टेप्स हैं, रिमूव टेक्सचुअल कॉलम्स एंड फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, इससे हमें एक डेटा मिलेगा और मैं इसको डेटा का वर्जन 1 बुला रहा हूं। इसको हम कहीं पे सेव कर लेंगे। ठीक है, एक बार जैसे ये काम हो जाएगा, हम डेटा का वर्जन 2 बनाएंगे। डेटा के वर्जन 2 में कुछ चीजें अलग होंगी। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम ये वाला कॉलम भी ड्रॉप कर देंगे, एवरेज सेशन लेंथ। इस कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे। और सेकंड, लेंथ ऑफ मेंबरशिप कॉलम जो है, जहां पर हम 3 से ज्यादा वाले रोज को रख रहे थे, यहां पर भी हम एक चेंज करेंगे। और अब हम उन रोज को रखेंगे जहां पर लेंथ ऑफ मेंबरशिप का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब हम अपना फिल्टरेशन क्राइटेरिया को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, 3 से 1 पे लेके आएंगे। तो ये दो नए चेंजेस करने से हमें जो नया डेटा मिलेगा उसको हम V2 बुलाएंगे। सो इफेक्टिवली हमारे पास एक कोड होगा, उसका वर्जन 1 होगा, जिससे हमें मिलेगा डेटा का वर्जन 1। और फिर हम इस कोड में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे हमें कोड का वर्जन 2 मिलेगा। और फिर इस कोड के वर्जन 2 से हमें डेटा का वर्जन 2 मिलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप में गिट भी लगाएंगे फॉर कोड वर्जनिंग और डीवीसी भी लगाएंगे फॉर डेटा वर्जनिंग। और इससे क्या फायदा होगा कि आप कभी भी इन दोनों वर्जन्स के बीच में स्विच कर सकते हो। अगर आप इस वर्जन पे स्विच करोगे तो आपको कोड का भी वर्जन 2 मिलेगा और आपको डेटा का भी वर्जन 2 मिलेगा। अगर आप इस वर्जन पे स्विच करोगे तो आपको कोड का भी V1 मिलेगा और आपको डेटा का भी V1 मिलेगा। और यही हमें अचीव करना है आज की हमारी इस क्लास में। और ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिट प्लस डीवीसी। तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप सबसे पहले मैं आपको ये समझा पाया कि हम करने क्या वाले हैं। सो विद दैट हमने हमारे फ्लो का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। आई रियली होप आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से प्रैक्टिकल चीजें शुरू होती हैं। तो शुरू में कुछ रूटीन चीजें आपको करनी है। जैसे स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनानी है और फिर उसके अंदर घुस के आपको डेटा और एसआरसी फोल्डर्स बनाने हैं। सो इस पूरी चीज के लिए मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट। मैं सीडी कर जाऊंगा डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप के अंदर भी मैंने एक MLOps फोल्डर बना रखा है, मैं यहाँ पे काम करूंगा। और अब मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम है डीवीसी डेमो। ठीक है, और एक काम करते हैं, अब डीवीसी डेमो में घुस जाते हैं और वहां से VS कोड स्टार्ट करते हैं। सो ये VS कोड स्टार्ट हो गया। अब हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर दो नए फोल्डर्स बनाएंगे। सो आपका फर्स्ट फोल्डर होगा डेटा फोल्डर। सो वी वुड राइट mkdir डेटा। और सेकंड होगा mkdir src। और ये बन गए हमारे दोनों फोल्डर्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया। विद दैट हमने हमारा स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया। अगला स्टेप भी बहुत सिंपल है और ये आपको हमेशा करना होता है जब भी आप गेट इनेबल्ड कुछ भी कर रहे हो। यहां पर आपको गेट को इनिशियलाइज करना है। सो कुछ खास नहीं है, आपको सिंपली ये कमांड लिखना है, गेट इनिट। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे, गेट आपके इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करने लग जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 इज डन। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 4। ये स्टेप बहुत क्रिटिकल स्टेप है
और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिस तरीके से आपने गिट को इनिशियलाइज किया, सिमिलरली आपको डीवीसी को भी इनिशियलाइज करना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि गिट एंड डीवीसी दे गो हैंड इन हैंड। जनरली जो कमांड आप डीवीसी गिट के लिए रन करोगे वही सेम कमांड आपको डीवीसी के लिए भी रन करना है। सो आप क्या करोगे, आप लिखोगे डीवीसी इनिट। ऑब्वियसली इसके लिए आपके मशीन में डीवीसी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सिंस मैं सिस्टम लेवल इंस्टॉलेशन पे काम कर रहा हूँ, मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बना रखा, इसलिए मुझे यहाँ पर डीवीसी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होता है कि जैसे ही आप डीवीसी इनेबल करते हो अपने प्रोजेक्ट में, कुछ चेंजेस होते हैं आपके प्रोजेक्ट में। सो उनमें से सबसे पहला चेंज ये है कि आप देखोगे कि आपके मशीन पे आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक नई फाइल आ जाती है। इसको हम डीवीसी इग्नोर फाइल बोलते हैं, और यहाँ पे आप वो चीज़ें डालते हो जो आप चाहते हो कि डीवीसी ट्रैक ना करे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एड पैटर्न्स ऑफ फाइल्स डीवीसी शुड इग्नोर। ठीक है। और सेकंड एक फोल्डर आ जाता है डॉट डीवीसी बोल के। जैसे आपका डॉट गिट बोल के एक फोल्डर बनता है, सिमिलरली डॉट डीवीसी बोल के एक फोल्डर बनता है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई देंगी। फर्स्ट, आपको एक गिट इग्नोर फाइल दिखाई देगी। गिट इग्नोर मतलब यहाँ पे आप वो चीजें डालोगे जो आप गिट की नजरों से छुपाना चाहते हो। और सेकंड, यहाँ पर एक कन्फिग फाइल आ गई है जो कि डीवीसी की कन्फिग फाइल है और काफी यूजफुल फाइल है। इसमें क्या आएगा हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, बट इस पॉइंट पे दिस इज द प्रोजेक्ट सेटअप। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, राइट? अब दिस इज द राइट टाइम फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस। तो डीवीसी समझने के लिए एक बहुत अच्छा अप्रोच क्या है कि आप डीवीसी और गिट को साइड बाय साइड कंपेयर करके चलो। ठीक है। सो वही मैं करके दिखाने वाला हूं आपको। यहां पर अगर आप देखो तो आपको इस डायग्राम में दो बॉक्सेस दिखाई देंगे। एक है आपका ब्लू बॉक्स और एक है आपका येलो बॉक्स। जो ब्लू बॉक्स है वो आपके गिट के अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका येलो बॉक्स है वो डीवीसी के अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ कि डीवीसी कुछ होता है, सिर्फ आप फोकस करो गिट के ऊपर जो आपने ध्यान से पढ़ रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गिट में कौन से तीन स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू हमारी अलग अलग फाइल्स गुजरती हैं, तो शायद आप बहुत आसानी से बता पाओगे कि तीन अलग स्टेजेस होते हैं, राइट? द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द लोकल इन्वायरमेंट, जहां पर आपकी फाइल्स होती हैं, राइट? जहां पे आप फाइल्स क्रिएट करते हो या फिर फाइल्स को मॉडिफाई करते हो, तो वो होता है आपका लोकल इन्वायरमेंट या सेटअप। इसको हम फिलहाल लोकल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जैसे ही गिट इनिट करते हो किसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली गिट क्या करता है कि वो सारी की सारी फाइल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। सो अगर कोई न्यू फाइल बनती है तो गिट उसको भी ऑब्जर्व करता है। अगर कोई फाइल मॉडिफाई होती है तो गिट उसको भी ऑब्जर्व करता है। सो बेसिकली जैसे ही आपने गिट इनिट किया, तो गिट पूरे टाइम आपके प्रोजेक्ट फोल्डर को मॉनिटर करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा कि क्या कोई नई फाइल बनी है, हाँ या ना। क्या कोई एग्जिस्टिंग फाइल में चेंजेस हुए हैं, हाँ या ना। अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है तो गिट आपको बता देता है। कैसे बताता है? जैसे ही आप गिट स्टेटस कमांड को रन करते हो तो गिट आपको बता देता है कि या तो कोई नई फाइल ऐड हुई है या फिर कोई फाइल मॉडिफाई हुई है या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि अगर इस पॉइंट पे मैं आपको दिखाऊं गिट स्टेटस रन करके, तो देखो ये क्या बोलेगा। ये बोल रहा है कि ये तीन नई फाइल्स बनी है, जो कि सही बात है, राइट? सबसे पहले ये डीवीसी इग्नोर फाइल बनी है विच इज दिस वन, और सेकंड डॉट डीवीसी फोल्डर के अंदर दो फाइल्स बनी है, गिट इग्नोर एंड कन्फिग। तो गिट पूरे टाइम ऑब्जर्व कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है आपके रेपोजिटरी को। तो वो सारी मॉनिटरिंग यहां पर लोकल के अंदर चल रही होती है। ठीक है। अब लेट्स से आपको जो भी चेंजेस हुए हैं आपकी रेपोजिटरी में उसको आपको कमिट करना है, या फिर सिंपल शब्दों में आप बोलो आपको उसका स्नैपशॉट लेना है।
तो आप क्या करते हो, उन फाइल्स को उठा करके स्टेजिंग एरिया में लेके जाते हो, जहां पे आप उनका स्नैपशॉट ले पाओ। और आप स्टेजिंग एरिया में भेजते कैसे हो? विद द हेल्प ऑफ गिट एड कमांड। ठीक है। सो स्टेजिंग एरिया इज दैट एरिया जहां पर आप कमिट करने के पहले चीजों को रखते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? आप कमिट करते हो। कमिट करने का मतलब आपने स्नैपशॉट ले लिया। और एक बार जब आप स्नैपशॉट ले लेते हो, उसके बाद आप उस कोड को उठा करके पुश कर देते हो यूजिंग गिट पुश। और आपका कोड कहाँ चला जाता है? आपकी ऑनलाइन रेपोजिटरी के पास, जो कि गिटहब या फिर सिमिलर सर्विसेज पे होस्टेड है। सो ये 3 स्टेजेस में आपका गिट काम कर रहा है। अब यही सेम चीज डीवीसी में भी होती है। डीवीसी में भी एक लोकल सेटअप होता है, जहां पर आप अपनी डेटा फाइल्स को ऑब्जर्व करते हो, मॉनिटर करते हो कि क्या कोई नई फाइल बनी है या फिर क्या किसी एग्जिस्टिंग डेटा फाइल में कोई चेंजेस हुए हैं, वो यहाँ पे ट्रैक होते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली डीवीसी स्टेटस बोल करके भी एक कमांड होता है। ठीक है। उसके बाद यहां पर भी एक स्टेजिंग एरिया है। सो अगर आपको स्नैपशॉट लेना है अपनी डेटा फाइल का, तो उसके पहले आप उसको एक स्टेजिंग एरिया में भेजते हो। डीवीसी उसको कैश भी बुलाता है। ठीक है। तो आप लोकल से कैश की तरफ अगर आप भेजना चाहते हो किसी डेटा फाइल को, तो यहां पर भी जो कमांड है उसको हम डीवीसी ऐड बोलते हैं। जैसे आप डीवीसी ऐड रन करोगे, आपकी वो पर्टिकुलर डेटा फाइल कैश में चली जाएगी या फिर स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। और फिर यहां से आप क्या कर सकते हो कि डीवीसी का भी एक रिमोट होता है, जहां पे आप एक्चुअली डेटा को स्टोर करके रखते हो। जनरली ये कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होता है, AWS, GCP, या फिर आप चाहो तो अपने लोकल मशीन पे भी स्टोर कर सकते हो। जनरली पीपल प्रेफर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आप एक बार कमिट कर लिए, स्नैपशॉट ले लिए अपने डेटा का, उसके बाद आप अपने डेटा को पुश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ कमांड कॉल्ड डीवीसी पुश। तो जो चीज गिट में चल रही है, डीवीसी में भी पैरेलली सेम चीज चलती है। ये बस आपको ध्यान रखना है। आई रियली होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है, बिकॉज अब यहां से मजा आने वाला है। सो अब हम क्या करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड, ये जो विजुअलाइजेशंस मैंने बनाई हैं और ये जो सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं, इनको कनेक्ट करके मैं आपको समझाऊंगा, ताकि चीजें आपको और आसान लगे। जैसे इस पॉइंट पे हम स्टेप 4 कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अपनी रेपोजिटरी में डीवीसी इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो, तो स्टेप 4 के हिसाब से हुआ क्या है कि 3 नई फाइल्स बनी है। एक बना है डीवीसी इग्नोर फाइल, और 2 डीवीसी फोल्डर के अंदर गिट इग्नोर और कॉन्फिग फाइल्स बनी है। अब सिंस ये तीनों फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर बनी है, तो गिट इनको मॉनिटर करना स्टार्ट कर चुका है। सो इन अ वे ये गिट के लोकल सिस्टम में आ चुके हैं। राइट। तो दिस इज द करेंट स्टेट ऑफ आर प्रोजेक्ट। ठीक है। अब अगला हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे जो हमें आगे बहुत हेल्प करेगा, और वो ये है कि हम अपने करंट प्रोजेक्ट के साथ जो गिट का रिमोट है, जो गिट का रिमोट है दैट इज गिटहब, और जो डीवीसी का रिमोट है उसको कनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम रिमोट ऐड करेंगे अपने करंट प्रोजेक्ट में, बोथ इन टर्म्स ऑफ गिट एंड इन टर्म्स ऑफ डीवीसी। तो पहले मैं आपको गिट का रिमोट ऐड करके दिखाता हूँ। बहुत फैंसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, बट सिंपली व्हाट आई विल डू इज कि मैं गिटहब रेपोजिटरी बनाऊंगा और उसको कनेक्ट कर दूंगा हमारे प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है। सो करना कुछ नहीं है आपको, आपके पास बस एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए, और आई अज्यूम आपके पास वो है। तो जस्ट ओपन गिटहब। सो दिस इज माय गिटहब अकाउंट। आई जस्ट क्लिक ऑन न्यू रेपोजिटरी, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डीवीसी डेमो ऑनलाइन। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं डीवीसी डेमो लिख देता हूँ। ठीक है। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट क्रिएट दिस रेपोजिटरी। सो दिस इज द रेपोजिटरी। मुझे बस इसको कनेक्ट करना है अपने लोकल रेपोजिटरी से। सो आई कॉपी दिस यूआरएल, और मैं अपनी रेपोजिटरी में जाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा git remote add
हम एक नाम देंगे अपने रिमोट रेपोजिटरी को। जनरली वो नाम होता है ओरिजिन, और उसके आगे हम यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज द यूआरएल, एंटर मारा, डन। एंड राइट नाउ हम स्टेप 5 कर चुके हैं। हमने अपनी लोकल रेपोजिटरी को हमारे रिमोट रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, गिटहब रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अ, हमें हमने 5 और 6 दोनों कर लिया एक्चुअली। क्रिएट अ गिटहब रेपोजिटरी हो गया, ऐड रिमोट फॉर गिट ये भी कर लिया। नेक्स्ट इज, अब हमें एक डीवीसी के लिए रेपोजिटरी बनानी है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डीवीसी की जो रेपोजिटरी होती है जहां पर आप अपने डेटा फाइल्स को इवेंचुअली स्टोर करोगे, वो आप एक रिमोट रेपोजिटरी भी यूज कर सकते हो, मतलब क्लाउड के ऊपर, जैसे कि AWS यूज कर सकते हो, AWS का S3 सर्विस यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप अपने लोकल मशीन पे भी स्टोर कर सकते हो। सो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, बट शुरू में मैं आपको आसान वाली चीज दिखाता हूँ, ताकि आप ऑलरेडी जो चीज कॉम्प्लेक्स है उसको और कॉम्प्लेक्स ना तरीके से समझने की कोशिश करो। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल फर्स्ट शो यू कि आप एक लोकल डीवीसी रेपोजिटरी कैसे बनाते हो। ठीक है। सो फंडा बहुत सिंपल होता है कि आप अपने मशीन के ऊपर किसी भी फोल्डर के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। डीवीसी आपको ये ऑप्शन देता है। ठीक है। बट जनरली ये बोला जाता है कि आपको अपने टेम्प फोल्डर के अंदर स्टोरेज बनाना चाहिए। टेम्प फोल्डर के अंदर क्यों बनाना चाहिए? बिकॉज टेम्प फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जहां से पीरियोडिकली विंडोज क्या करता है, फाइल्स को हटाते रहता है जो यूज नहीं हो रही होती है। सो अगर आप कल को भूल भी गए, अपना प्रोजेक्ट बना करके 1-2 महीने आपने उसको टच नहीं किया, तो विंडोज ऑटोमेटिकली उन डेटा फाइल्स को हटा देगा। सो हम भी क्या करेंगे, हम टेम्प फोल्डर को यूज करेंगे अपना डेटा स्टोरेज की तरह। अब टेम्प फोल्डर कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और आपको लिखना है एको %% टेम्प। ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है और ये आपको लोकेशन बता देगा आपके टेम्परोरी फोल्डर का। सो मेरे केस में दिस इज द लोकेशन। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल कॉपी दिस, और अब मुझे वापस जाना है और मुझे ये कमांड लिखनी है, बिल्कुल सेम है गिट की तरह ही। सो आई वुड राइट डीवीसी रिमोट, आप ऊपर वाला कमांड देखो बिल्कुल सेम है, ऐड, और यहाँ पे आप -D लिखते हो। -D का मतलब, ये जो मैं अभी रिमोट रेपोजिटरी ऐड कर रहा हूँ, रिमोट या लोकल जो भी बोल लो, वो डिफॉल्ट रेपोजिटरी है। सो आपके एक प्रोजेक्ट में यू कैन हैव मल्टीपल डीवीसी रेपोजिटरीज, और आप उनके बीच में चेकआउट कर सकते हो, ये ऑप्शन होता है। बट फिलहाल हम एक ही रेपोजिटरी रखेंगे और वो हमारा डिफॉल्ट रेपोजिटरी है, और इसका आपको कुछ नाम रखना पड़ेगा। सो मैंने इसका नाम रख दिया माई रिमोट, जैसे ऊपर मैंने ओरिजिन रखा था। और यहाँ पर अब मुझे लोकेशन बताना है। सो लोकेशन हो गया ये टेम्प वाला फोल्डर, और टेम्प फोल्डर के अंदर भी मान लो मैंने अपने फोल्डर का नाम रख दिया नितिश या कैंपस एक्स, कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, आपके ऊपर है। कैंपस एक्स स्टोरेज, जस्ट नाम कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ। सो या लेट्स रन दिस। देखो, सो यहाँ पे लिखा रहा है सेटिंग माई रिमोट एज अ डिफॉल्ट रिमोट। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन ना आपकी कॉन्फ़िग वाली फाइल में कैप्चर हो गई है। सो जो कॉन्फ़िग वाली फाइल शुरू में खाली थी, वहां पर अब नोटिस करो क्या आया हुआ है। सो रिमोट का वैल्यू दिया हुआ है माई रिमोट, और उसका यूआरएल क्या दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर फोल्डर लोकेशन। ठीक है। अगर आपने क्लाउड स्टोरेज लिया होता तो यहाँ पर एक S3 का यूआरएल होता, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। सो दिस इज द करेंट सेटअप। हमने स्टेप 6 तक कर लिया है, इनफैक्ट स्टेप 7 तक कर लिया है, एंड वी आर एट दिस प्लेस। ठीक है। हमने गिट इनिशियलाइज कर लिया, डीवीसी इनिशियलाइज कर लिया, और दोनों डीवीसी और गिट का रिमोट रेपोजिटरी से कनेक्ट भी कर दिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टेप 8 की तरफ। स्टेप 8 में हमें बोला जा रहा है कि हमारे जो भी फाइल्स क्रिएट हुई थी,
अगर आप यहाँ पे जाओ और लिखो गेट स्टेटस, माय बैड, इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप लिखो गेट स्टेटस, तो यू कैन सी 3 नई फाइल्स बनी है, उनमें से एक फाइल में चेंज हुआ है। गिट पूरी चीज को ट्रैक कर रहा है। तो दिस इज अ गुड टाइम जब आप पहला कमिट मार दो, इनिशियल कमिट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट गिट ऐड ऑल द थिंग्स। नई फाइल्स जो आई हैं, जो मॉडिफाई हुई हैं, सबको ऐड कर दिया और एंटर मार दिया। अब इस स्टेप में क्या हुआ, अगर आप देखो, दिस इज स्टेप 8। तो स्टेप 8 में ये हुआ है कि आपकी जो भी फाइल्स यहाँ लोकल में थी, वो सारी की सारी उठ करके स्टेजिंग एरिया में आ गई हैं, यू कैन सी। ठीक है। और स्टेजिंग एरिया में व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक स्नैपशॉट ले सकते हो, या फिर बोला जाए आप एक कमिट कर सकते हो। सो हम एक काम करेंगे, हम एक कमिट कर लेंगे। सो हम लिखेंगे गेट कमिट हाइफन एम मैसेज, और मैसेज है इनिशियल कमिट विथ डीवीसी कॉन्फिग फाइल्स एंड कमिट डन। स्नैपशॉट ले लिया हमने इस स्टेज का, इस स्टेज का हमने स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है। विद दैट वी आर डन टिल स्टेप 8। आई रियली होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक सेटअप का ही काम चल रहा है, मेन काम स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 10 से। अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 9 की तरफ, और स्टेप नंबर 9 से हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अपने कोड का फर्स्ट वर्जन हम लोग लिखेंगे, और उसको रन करने से हमें हमारे डेटा का फर्स्ट वर्जन मिलेगा। ठीक है। सो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। ये सब आप पहले भी कर चुके हो। सो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे, सबसे पहले तो src फोल्डर के अंदर, एंड विल कॉल दिस फाइल डेटा इंजेक्शन डॉट py। ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑब्वियस इंपोर्ट्स, pandas, numpy और एक और ओएस। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें रीड सीएसवी से डेटा को रीड करना है। यूआरएल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज द डेटा। अगर मैं रॉ पे क्लिक करूं, तो ये रहा हमारा यूआरएल। आई विल कॉपी दिस। इससे हमें एग्जैक्टली इस फॉर्म में डेटा मिल जाएगा, उसको हम डीएफ में डाल रहे हैं। अब आपको शायद याद होगा मैंने क्या बोला था, हम दो चेंजेस करेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। पहला ये कि हम ये सारे के सारे जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इनको हटा देंगे। और सेकंड, लेंथ ऑफ मेंबरशिप के ऊपर एक फिल्टर क्राइटेरिया लगाएंगे कि 3 से ज़्यादा होना चाहिए। सो पहला हमें ये करना है कि df डॉट ilog लगाना है। हमें सारे रोज चाहिए, बट वो कॉलम्स चाहिए जो 3 के बाद शुरू होते हैं, बिकॉज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो 2 3 ऑनवर्ड्स। ठीक है। इसको मैं df में डाल देता हूँ। और सेकंड चेंज क्या रहेगा कि df का ये जो कॉलम है, लेंथ ऑफ मेंबरशिप, दिस शुड बी ग्रेटर देन 3। और इसको मैं फिल्टर कर लूंगा, और जो भी पलट करके आएगा उसको मैं डाल दूंगा वापस डीएफ में। एंड विद दैट प्री प्रोसेसिंग स्टेप इज डन। अब हमें डेटा को सेव करना है। सो वी वुड राइट df डॉट टू csv os डॉट path डॉट join, और हम इसको डालना चाहते हैं डेटा फोल्डर के अंदर। फाइल का नाम रख लेते हैं कस्टमर डॉट csv। सो या दिस इज द फाइल। ठीक है। अब हमें इसको रन करना है। जैसे हम इसको रन करेंगे, तो हमें अपना डेटा का वर्जन 1 मिल जाएगा। सो आई वुड राइट पाइथन src फोल्डर के अंदर फाइल का नाम डेटा इंजेक्शन डॉट py। सो मैंने बहुत बेसिक कोड लिखा है, कुछ खास लॉगिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग कुछ नहीं किया, बट इट्स ओके, चलता है।
और अब अगर मैं डेटा पे क्लिक करूं तो ये रहा कस्टमर डॉट सी एस वी। एक बार ध्यान से देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं और सारे के सारे कॉलम्स न्यूमेरिकल हैं। सेकंड, लेंथ ऑफ मेंबरशिप कॉलम पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स 3 से ज्यादा वाले दिखाई देंगे। एक चीज और थोड़ा ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट है, कि आपके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 364 है। ये आपको याद रखना है। 364 रोज हमें मिले हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से। दिस इज द वर्जन 1 ऑफ आर डेटा, राइट। सो इससे हमने ये वाला स्टेप कर लिया। ठीक है। अब इस पॉइंट पे इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप हमेशा गेट स्टेटस करके देखो। सो अगर आपने गेट स्टेटस किया तो यू कैन सी ये बोल रहा है कि देर आर सर्टेन अनट्रैक्ड फाइल्स अंडर द डेटा फोल्डर एंड द एसआरसी फोल्डर। सो इस पॉइंट पे हुआ क्या है, अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊं तो स्टेप 9 में बाय द वे यहाँ पे हमने कमिट कर दिया है इन तीनों फाइल्स को। अगर आपको याद हो, ये जो बॉक्स है, दिस रिप्रेजेंट्स टेकिंग अ स्नैपशॉट और कमिटिंग। तो कमिट करने के बाद एक्चुअली स्टेजिंग एरिया में नहीं रहता है। ये तीनों फाइल्स मूव कर गई हैं टू योर लोकल रेपोजिटरी। सिंस आपने इसको गिटहब पे नहीं भेजा है तो करेंटली आपकी लोकल रेपोजिटरी में है, स्टेजिंग एरिया में नहीं है। मैंने थोड़ा लेजी तरीके से डायग्राम बनाया, सॉरी फॉर दैट। बट यू अंडरस्टैंड कि करेंटली ये जो 3 फाइल्स हैं जो मैंने एक सर्कल के अंदर डाल रखा है, दीज आर नॉट इनसाइड स्टेजिंग एरिया, दे आर रेजाइडिंग कंफर्टेबली इनसाइड द लोकल रेपोजिटरी। इसको हम पुश करेंगे थोड़े टाइम के बाद गिटहब के ऊपर, बट राइट नाउ इट इज सेफली प्लेस्ड इनसाइड अ लोकल रेपोजिटरी। नई चीज क्या हुई है कि जैसे हमने ये नया कोड लिखा और उसको रन किया, उससे क्या हुआ, 2 नई फाइल्स बनी। ये देख रहे हो, 2 नई फाइल्स। एक बनी एसआरसी फोल्डर के अंदर डेटा इंजेक्शन डॉट पी वाई, मेरी पाइथन फाइल, और उसको रन करने से ये कस्टमर डॉट सी एस वी फाइल बनी। हालांकि ये सेकेंड वाली फाइल डेटा फाइल है, बट अभी हमें ये बात नहीं पता है, डीवीसी अभी तक स्टार्ट नहीं किया अपना काम करना। तो इन दोनों को अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये कोड रिलेटेड फाइल्स हैं और उनको गिट ट्रैक कर पा रहा है। ठीक है, ट्रैक कर पा रहा है इन द सेंस ऑब्जर्व कर पा रहा है, मॉनिटर कर पा रहा है कि ये 2 नई फाइल्स बनी है। ठीक है। अब यहां से शुरू होता है मेन स्टेप, डीवीसी वाला स्टेप। सो अगर आप जाओ इस शीट में तो अब आता है अगला स्टेप। और अगला स्टेप है कि आप इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस प्रोजेक्ट में डीवीसी ऐड कमांड चलाओगे। ठीक है। और डीवीसी ऐड में आप बताओगे कि डेटा फाइल कौन सी है। सो 2 नई फाइल्स बनी है, बट हमें पता है कि सीएसवी वाली जो फाइल है वो हमारी डेटा फाइल है, तो हम ये कमांड लिखेंगे, डीवीसी ऐड डेटा फोल्डर के अंदर कस्टमर डॉट सी एस वी। ठीक है। अब ये बहुत तगड़ा स्टेप है। इस स्टेप में मल्टीपल चीजें होंगी, यहां पर मैंने लिख भी रखा है इसीलिए, मल्टीपल थिंग्स हैपन हेयर। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखो क्या क्या होगा। मैंने इसको रन किया, थोड़ा टाइम लग रहा है, मल्टीपल चीजें यहाँ पे हुई। सबसे इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो ये हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपके डॉट डीवीसी फोल्डर में एक कैश बोल करके फोल्डर बन गया। ठीक है, डू यू रिमेंबर कैश क्या था? मैंने आपको बताया था कैश क्या था। कैश था आपका डीवीसी का स्टेजिंग एरिया, और वो कब पिक्चर में आया, जब आपने डीवीसी ऐड को रन किया। तो ये पहला चेंज है। सेकंड चेंज क्या है कि आपके कॉन्फ़िग फोल्डर में कोई चेंज नहीं आया, आपके डेटा फोल्डर में चेंजेस आए हैं। आपके डेटा फोल्डर में जहां पे पहले सिर्फ कस्टमर डॉट सी एस वी फाइल थी, अब वहां पे 2 नई फाइल्स आ गई हैं। एक आ गया है गेट इग्नोर फाइल, और उस गेट इग्नोर फाइल में लिखा हुआ है कि भाई गेट, तुम कस्टमर डॉट सी एस वी को मत देखो, वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। और एक और फाइल बन गई है कस्टमर डॉट सी एस वी की डीवीसी फाइल। ये आपको याद होगा जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर एवरी डेटा फाइल यू क्रिएट अ डीवीसी फाइल। तो आपका डेटा फाइल था कस्टमर डॉट सी एस वी, उसका डीवीसी फाइल बन गया, और इस डीवीसी फाइल को आप एक्चुअली रीड कर सकते हो। तो इस डीवीसी फाइल के अराउंड एक MD5 हैश जनरेट हुआ है, उसका साइज आ गया है, और उसका पाथ भी बताया गया है कि एग्जैक्टली कहाँ पर है। अब अगर आप कैश के अंदर जाओगे तो आपको एक्चुअली ये कैश के नाम पे यहाँ पर एक एंट्री दिखाई देगी। देख रहे हो, 08BC2AE, एग्जैक्टली यही एंट्री है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर सेम फाइल है। तो बेसिकली हुआ क्या है,
कि मल्टीपल चीजें हुई हैं। मैं आपको समझाता हूँ, यहां से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो जैसे ही आपने डीवीसी ऐड कमांड रन किया, सबसे पहले क्या हुआ कि आपके कैश या स्टेजिंग एरिया में ये वाली फाइल चली गई। ठीक है, कस्टमर डॉट CSV। और आपके लोकल रेपोजिटरी में दो नई फाइल्स बन गई। पहली फाइल ये रही, नहीं पहली फाइल ये रही। एक्चुअली एक ही फाइल बनी है, हाँ दो फाइल्स बनी है, सॉरी दो फाइल्स बनी है। एक बनी है डेटा के अंदर गेट इग्नोर, तो ये रही वो फाइल। और दूसरी बनी है कस्टमर डॉट CSV वाली फाइल, वो रही ये वाली। और ये वाली फाइल तो पहले से थी ही। ठीक है, तो ये सेटअप हुआ, मल्टीपल चीजें यहां पर हुई। आई रियली होप आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप मूव करोगे अगले स्टेप में। अगला स्टेप है स्टेप 11। तो अब आपने डीवीसी वाली फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में पहुंचा दिया है, इस फाइल को स्टेजिंग एरिया में पहुंचा दिया है। अब आप इन फाइल्स को भी उठाओगे और इनको भी स्टेजिंग एरिया में पहुंचाओगे। ठीक है, कैसे? बहुत सिंपल है। आप फिर से यहां पर एक बार देख लो गिट स्टेटस क्या है। यू कैन सी देयर आर मल्टीपल फाइल्स, प्रिसाइजली 3 फाइल्स। हम लिखेंगे गिट ऐड डॉट। ठीक है, और ये करते ही क्या हुआ कि आपकी ये तीनों जो फाइल्स हैं ये भी जग चली गई इस जगह पे। ठीक है, इसको आप प्लीज इग्नोर करना, ये स्टेजिंग एरिया में नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टेजिंग एरिया में नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपके स्टेजिंग एरिया में है ये फाइल्स और आपकी ये डेटा फाइल जो डीवीसी के स्टेजिंग एरिया में। तो जैसे ही अब सारी चीजें स्टेजिंग एरिया में है, दिस इज द राइट टाइम टू क्लिक अ पिक्चर। इट्स लाइक अ फैमिली फोटो कि सारे फैमिली मेंबर्स एक जगह पे आ गए हैं, अब इनकी फोटो ले लो भाई। तो हम अपनी सारी कोड फाइल्स और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेटा फाइल्स हैं उनका एक स्नैपशॉट लेंगे, एज इन हम कमिट करेंगे। ठीक है, तो वही हमारा अगला स्टेप है। वी विल डू अ गेट कमिट। सो लेट्स डू इट। वी वुड राइट गेट कमिट -m, और ये लिखेंगे हम ऐड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और हमने एंटर मार दिया। एंड यू कैन सी ये तीनों फाइल्स का हमने स्नैपशॉट ले लिया, एंड अलोंग द वे डीवीसी वाली फाइल का भी, एज इन डेटा फाइल का भी हमने स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, अब ये वाला स्टेज इज डन। अब ऑब्वियसली क्या करना होता है कि अब आपको चीजों को रिमोट पे भेजना होता है। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हैं इन सबको उठा के आपको गिटहब पे भेजना है, और यहाँ पर ये जो फाइल पड़ी हुई है इसको आपको डीवीसी के रिमोट पे भेजना है। ठीक है, तो एक एक करके ये काम हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीवीसी वाली फाइल को पुश करेंगे रिमोट पे, जो कि बहुत ही आसान काम है। आपको सिंपली ये कमांड लिखना है डीवीसी पुश, और आपको एंटर मार देना है। और देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है 1 फाइल पुश्ड। ठीक है, कैसे पता पुश हुआ है कि नहीं? बहुत सिंपल है, आपको उस लोकेशन पे जाना है। सो मैं सी ड्राइव में जा रहा हूँ, सी ड्राइव में यूजर्स में जा रहा हूँ, यूजर्स में नीतिश, और नीतिश से ऐप डेटा, ऐप डेटा से लोकल, लोकल से टेम्प, और नाम था कैंपस एक्स। ये देखो कैंपस एक्स स्टोरेज बोल के बन गया है। उसके अंदर फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर MD5 है, उसके अंदर 08 के अंदर ये रही वो फाइल 35 KB की। यही है हमारी डेटा फाइल। और ये हैश आप मैच करोगे तो एग्जैक्टली ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है B2 2AE वॉट एवर। ठीक है, तो हमारी फाइल रिमोट स्टोरेज में पहुंच गई। सो अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो ये फाइल इस जगह पे पहुंच चुकी है। दिस स्टेप इज डन। ठीक है, अब सिमिलरली हमें ये सारा कंटेंट, ये जो सारा का सारा कोड फाइल्स है इसको यहाँ पे भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? बहुत सिंपल है, आप लिखोगे गेट पुश ओरिजिन मास्टर। डन,
हुआ कि नहीं कैसे पता? बहुत सिंपल है। आप जाओगे और अपनी रेपोजिटरी को रिफ्रेश करोगे एंड यू कैन सी यहाँ पर आपकी फाइल्स आ गई हैं। एसआरसी के अंदर ये रही आपकी डेटा इंजेक्शन फाइल। डेटा के अंदर ध्यान देना गिट इग्नोर वाली फाइल आई है और कस्टमर डॉट सी एस वी डॉट डीवीसी फाइल आई है। डेटा फाइल खुद नहीं आई है। यही तो हमें करना था ना। डेटा फाइल को नहीं भेजना था गिटहब पे, बिकॉज वो तो डेटा फाइल है, वो तो हैवी है। हमें उसका इंफॉर्मेशन जो है उसको भेजना था। ठीक है, तो वो आ गया है और डीवीसी की बाकी चीजें आ गई हैं। यू कैन सी कैश वगैरह नहीं आया बिकॉज वो अगेन गिट इग्नोर के अंदर है। यू कैन सी कैश यहाँ पे गिट इग्नोर के अंदर है। तो जो भी है इस स्टेप के बाद ये हो गया है हमारा अगला स्टेप। सारी की सारी चीजें यहाँ पहुंच गई, राइट? एंड विद दैट स्टेप 14 is complete. Step 14 is complete and this is the end of experiment 1. इस पॉइंट पे हमने क्या किया? सक्सेसफुली हमारा कोड V1 बना लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा V1 बना करके अपनी अपनी जगह पे स्टोर कर लिया। इसको हम कभी भी चेकआउट करके वापस ला सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब हम कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब गाइज यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है। सो अगर आपको याद हो एक्सपेरिमेंट 2 में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। सो पहला चेंज क्या है कि हम ये कॉलम भी हटा देंगे, एवरेज सेशन लेंथ। सो हमारे पास 5 कॉलम्स थे, अब 4 कॉलम्स बचेंगे। और लेंथ ऑफ मेंबरशिप में जो फिल्टर था वो 3 के ऊपर था, वो हम 1 के ऊपर लगाएंगे। तो ये दो चेंजेस हम लोग करेंगे हमारे कोड में और फिर से रन करेंगे। तो इससे हमारा डेटा का वर्जन 2 हमें मिल जाएगा। ठीक है। सो इफेक्टिवली हम जा रहे हैं स्टेप 15 में। स्टेप 15 में आपको क्या करना है? सबसे पहले डेटा इंजेक्शन वाली फाइल में जाना है, 3 के बदले 1 कर देना है। और इसके अलावा आपको df डॉट ड्रॉप कॉलम्स के अंदर इस कॉलम का नाम डाल देना है, कॉपी पेस्ट, और इन प्लेस ट्रू कर देना है। एंड दैट्स द कोड गाइस। ठीक है। सो आई रियली वांट इस पॉइंट पे आप एक बार कस्टमर डॉट सी एस पी देख लो। अभी इसमें 5 कॉलम्स हैं और 364 रोज हैं। बट जैसे ही अब हम इस नए कोड को रन करेंगे, कोड के वर्जन 2 को रन करेंगे, हम रन कर रहे हैं पाइथन एसआरसी फोल्डर के अंदर डेटा इंजेक्शन डॉट पीवाई को। हो गया रन। ये रहा हमारा कस्टमर डॉट सी एस वी। माई बैड, हम सेव ही नहीं किया डेटा इंजेक्शन डॉट पीवाई को। और हम फिर से रन कर रहे हैं और रन हो गया। ये रहा हमारा कस्टमर डॉट सी एस वी। सबसे पहले आप नोटिस करो, अब 5 के बदले 4 कॉलम्स हैं और डेटा के रोज बढ़ गए। 364 के बदले हमारे पास 496 रोज हो गए, ऑब्वियसली बिकॉज हमने 3 से घटा करके क्राइटेरिया 1 कर दिया, तो कम नंबर ऑफ रोज फिल्टर आउट हुए। जो भी है, हमारे पास एक नया वर्जन ऑफ कोड है, एक नया वर्जन ऑफ डेटा है। कैसे पता? बहुत आसान है। अगर आप गिट स्टेटस करोगे तो ये आपको बता देगा आपके कोड फाइल में जो भी चेंजेस हुए हैं। सो यू कैन सी ये बोल रहा है कि इस फाइल में चेंजेस हुए हैं। अगर आप डीवीसी स्टेटस लिखोगे तो नाउ दैट यू आर ट्रैकिंग द डेटा फाइल, वो बता देगा कि ये पर्टिकुलर डेटा फाइल भी मॉडिफाई हुई है। विच मीन्स कि अगर आप वापस इस विजुअलाइजेशन में जाओ तो हम यहाँ पर हैं स्टेप 15 में। इफ आई एम करेक्ट, यस, स्टेप 15 में है हम। और स्टेप 15 में यू कैन सी कि इस फाइल को गिट ट्रैक कर रहा है और इस फाइल को डीवीसी ट्रैक कर रहा है, राइट? अब हमें इन दोनों को स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले डेटा फाइल को स्टेजिंग एरिया में लेके जाएंगे। अब आपको पता है स्टेजिंग एरिया में कैसे लेके जाया जाता है। आपके पास कमांड है, आप लिखोगे डीवीसी
ऐड डेटा, फाइल का नाम है कस्टमर डॉट CSV। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये चली गई हमारे कैश में। ठीक है, सो यू कैन सी कैश के अंदर ये सेकंड वर्जन बन गया। और यहाँ पर दिस इज द प्रोग्रेस। इसके अलावा एक चीज और हुई है, अगर आप इस पॉइंट पे एक बार जाओ और आप लिखो गेट स्टेटस, तो आप नोटिस करोगे कि अब एक और फाइल मॉडिफाई हुई है। कस्टमर डॉट CSV डॉट DVC ऑल्सो हैज बीन चेंज्ड, एंड यू कैन सी उसका जो हैश है वो बदल गया। ठीक है, एक नया हैश जनरेट हो गया, वही हैश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ तक ठीक है आई गेस, राइट? ये एक नए वर्जन के लिए नया हैश बन गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को उठाना है, इन दोनों फाइल्स को उठाना है और इनको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है। और ये काम होगा स्टेप नंबर 16 हमने कर लिया, स्टेप 17 भी हो गया, स्टेप 18 पे हम लोग मूव कर रहे हैं। सो वी विल गो एंड वी वुड टाइप गेट ऐड ऑल द फाइल्स। और इस कमांड के साथ ही क्या हुआ कि अब आपकी ये दोनों फाइल्स भी स्टेजिंग एरिया में आ गई हैं। और ये फाइल तो ऑलरेडी स्टेजिंग एरिया में थी, दोनों चीजें स्टेजिंग एरिया में है। फिर से आपको क्या करना है, फैमिली फोटोग्राफ, सारे फैमिली मेंबर्स एक जगह पे हैं, तो आपने क्या करना है, कमिट कर लेना है। तो अगले स्टेप में वी वुड राइट गेट कमिट -m add second experiment snapshot taken। वी आर डन, स्नैपशॉट हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, इसको उठा करके रिमोट पे भेजना है और फिर इन दोनों को उठा करके रिमोट पे भेजना है। सो पहले डेटा वाली फाइल को रिमोट पे भेज रहे हैं। सो गेट कमिट हो गया, अब DVC पुश और गेट पुश होगा। सो लेट्स राइट DVC पुश, वन फाइल पुश्ड। अगर मैं वापस आपको जाके दिखा पाऊं तो फाइल्स में MD5 में यू कैन सी दिस इज द सेकेंड वर्जन ऑफ द डेटा, 38 KB का हो गया 35 KB से। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, लास्ट में गेट पुश ओरिजिन मास्टर करना है एंड डन। सो बेसिकली पहले स्टेप में ये वाला फाइल गया, इसको मैंने इसीलिए बोल्ड में रिप्रेजेंट किया बिकॉज ये दोबारा से उसी जगह पे पहुंचा, और फिर ये दोनों फाइल्स भी यहाँ पहुंच गए, एंड दैट इज वाई इन दोनों को भी मैंने बोल्ड से रिप्रेजेंट किया। एंड विद दैट हमारे दोनों एक्सपेरिमेंट्स आर डन। ठीक है, अब यहां से असली मजा शुरू होता है कि अब आप जब चाहो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बीच में स्विच कर सकते हो, राइट? सो इस पॉइंट पे अगर मैं आपको दिखा पाऊं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कमिट्स कितने हैं, तो आई वुड राइट गेट लॉग, एक लाइन में देख लेते हैं, वन लाइन। सो यू कैन सी तीन अभी तक हमने कमिट्स किए हैं। एक इनिशियल कमिट था DVC की कॉन्फ़िग फाइल्स के साथ, ये था पहला मीनिंगफुल कमिट ऐड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और ये था ऐड सेकेंड एक्सपेरिमेंट। करेंटली हमारा जो प्रोजेक्ट का पूरा स्टेट है वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से है, यू कैन सी कोड में और डेटा में भी आपको दिखाई दे जाएगा कि वी आर करेंटली इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। बट लेट्स से मुझे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे जाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसका कमिट कॉपी कर लूंगा, कमिट हैश कॉपी कर लूंगा आई मीन, और मैं सिंपली लिखूंगा गेट चेकआउट हैश, और मैं जैसे ही एंटर मारूंगा हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आ गए। अगर आप डेटा इंजेक्शन डॉट पी पे जाओ तो देखो यहाँ पे फिर से 3 दिखाई दे रहा है, बट ये करने से डेटा अभी V1 लेवल पे नहीं आया है, डेटा अभी भी वही है V2 वाला। तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमने गेट चेकआउट किया सिमिलरली हमें DVC चेकआउट करना होता है। जैसे आप DVC चेकआउट करोगे, ये देखो आपका डेटा V1 वाला आ गया जिसमें 364 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, राइट? तो DVC चेकआउट करना जरूरी है। जैसे गिट चेकआउट करोगे आप उस पर्टिकुलर कोड वर्जन पे चले जाओगे, DVC चेकआउट करने पे उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है वो लोड हो जाता है।
मैं वापस रिवर्ट करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से मुझे वापस जाना है मेरे सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे। सो आई विल कॉपी और आई वुड राइट गेट चेकआउट। अब देखो, अगर मैं डेटा इंजेक्शन डॉट पी वाई पे जाऊं तो यहाँ पे 1 आ गया। एवरेज सेशन लेंथ को हम ड्रॉप कर रहे हैं, बट हमारा डेटा चेंज नहीं हुआ है, ये V1 पे ही है। बट मैं जैसे ही डीवीसी चेकआउट करूंगा, ये देखो, ये V2 पे आ गया। नंबर ऑफ रोज बढ़ गए, कॉलम 1 से घट गया। सो नाउ इस तरीके से आप चेंजेस करते जाओ और चेकआउट करते रहो, और आपके पास हर कोड से जो कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है वो आप पूरे टाइम मनूवर कर सकते हो। तो आई रियली होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बहुत मस्त चीज दिखाता हूँ। व्हाट इफ मेरा कोई टीममेट इस रेपोजिटरी को क्लोन करेगा, तो उसको क्या दिखाई देगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरा एक टीममेट है और उसने मेरी टीम को ज्वाइन किया, और वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करना चाहता है या कोलैबोरेट करना चाहता है। तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये जो गिटहब रेपोजिटरी है इसको क्लोन करना पड़ेगा अपनी मशीन पे, राइट। और फिर वहीं से वो कंटिन्यू करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डीवीसी का असली फायदा क्या है। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, cd डॉट डॉट करते हैं, cd डॉट डॉट करते हैं, डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, और डेस्कटॉप पे मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोन करूंगा। सो हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और हम लिखते हैं git clone, और यहाँ पे लेट्स पेस्ट द यूआरएल। सो हमारे डेस्कटॉप पे ये फोल्डर बन गया डीवीसी डेमो ऑनलाइन। सो एक काम करते हैं, सीडी कर जाते हैं इसमें, डीवीसी डेमो ऑनलाइन कर गए। अब हम इसको ओपन करते हैं VS कोड में। सो यू कैन सी ये रहा हमारा सेटअप, ये रही हमारी फाइल्स, हमारी डेटा इंजेक्शन फाइल यहाँ पर है, डीवीसी फोल्डर है और डेटा फोल्डर है। अब एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ओरिजिनल डेटा आया नहीं, और ये ऑब्वियस बात है, राइट। क्योंकि अगर आप समझो इस बात को, तो आपने किया क्या है, आपका यहाँ पे गिटहब पे आपका सारा का सारा कोड था, आप उसको उठा करके यहाँ लोकल पे ले आए। ये मैं नए डेवलपर की बात कर रहा हूँ, नए टीममेट की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जो मेरा डेटा था वो तो अभी भी यही है ना, तो वो यहाँ कैसे दिखाई देगा। तो मुझे इस डेटा को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो ये लाने का तरीका क्या होता है कि आपको सबसे पहले डेटा को कैश में लाना पड़ता है, और फिर कैश से आप लोकल में लेके आते हो। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको जो कमांड रन करना पड़ता है वो है डीवीसी फेच। डीवीसी फेच क्या करेगा कि आपके इस कैश फोल्डर में, मतलब डीवीसी फोल्डर में कैश फोल्डर बना देगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। सो अगर मैं टर्मिनल पे जाऊँ, न्यू टर्मिनल पे जाऊँ, सो आपको यहाँ पे लिखना है डीवीसी फेच। देखो, उसने कैश फोल्डर बना दिया, और आपका जो करंट कोड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा था, करंट कोड आपका कोड V2 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा था V2, वो ला करके उसने कैश में डाल दिया। अब वहां से मुझे क्या करना है, लोकल में लेके आना है। तो इसके लिए मुझे डीवीसी चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं जैसे ही डीवीसी चेकआउट करूंगा, जैसे ही मैं डीवीसी चेकआउट करूंगा, मुझे डेटा देखने लगेगा। डेटा फिलहाल यहाँ पे नहीं है, यू कैन सी। जैसे ही मैं डीवीसी चेकआउट करूंगा, ये देखो डेटा आ गया। और डेटा कौन सा आया, जिसमें 4 कॉलम्स हैं और 495 के अराउंड रोज हैं, राइट। तो इस पॉइंट पे मेरे पास मेरा कोड का V2 है, और मेरे पास मेरा डेटा का भी V2 है। बट लेट्स से
अब आपने क्या किया कि आप चेकआउट करके कोड के V1 में, सो आपने लिखा गेट चेकआउट। अब मुझे याद नहीं है कि कमिट क्या था, सो अगर हम एक काम करें, यहाँ पे कमिट हिस्ट्री पे जाएं, तो यहाँ से हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का हैश मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ इस हैश को और एंटर मार दूँ, तो अभी क्या हुआ कि मैं कोड के V1 में चला गया, कोड के वर्जन 1 में, बट डेटा मेरे पास अभी भी V2 है। तो फिर से मुझे सेम काम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डीवीसी फेच करना पड़ेगा। डीवीसी फेच करने पे कैश में डेटा आएगा, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डीवीसी चेकआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कस्टमर डॉट CSV है ये अपडेट हो जाएगा। अब ये दो कमांड्स अगर आप रन नहीं करना चाहते, ये दो कमांड्स अगर आप रन नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक सिंगल कमांड होता है जिसको आप डीवीसी पुल बुलाते हो। इससे ये दोनों काम एक साथ हो जाएगा, कैश में भी आ जाएगा और आपका यहाँ वाला भी अपडेट हो जाएगा। ध्यान देना, फिलहाल कैश में सिर्फ एक है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डीवीसी पुल, तो ये ऑटोमेटिकली समझेगा कि मेरा करंट कोड कौन सा है V1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसको पुल करके ले आएगा डेटा वाली रेपोजिटरी से। ध्यान देना, यहाँ पे कैश फोल्डर में ध्यान देना और यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान देना। ये देखो, कैश में अगर आप घुसोगे, ये देखो ये नई चीज आ गई, और यहाँ पे देखो आपका डेटा अपडेट हो गया, 5 कॉलम्स, 364 रोज। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि अब आपके लोकल में ये दोनों कैश आ चुका है, तो आप इन दोनों के बीच में चेकआउट करा सकते हो, राइट। आपको बार बार अब पुल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके कैश में एज इन स्टेजिंग एरिया में चीजें आ गई हैं। सो लेट्स से वापस मुझे V2 पे जाना है, तो आई वुड राइट गेट चेकआउट, और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और एंटर मारा, तो कोड चेंज हो गया। यू कैन सी, मैंने दिखाया नहीं आपको, यहाँ पे कोड चेंज हो गया, V2 पे आ गए, बट डेटा अभी तक V1 वाला है। तो अब हमें बस यहाँ पे लिखना है डीवीसी चेकआउट, एंटर मारा, ये देखो V2 वाला आ गया। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, राइट। आप देख सकते हो इसका पावर कितना सही है, कि आप डेटा को ला रहे हो, आई एम सॉरी, आप कोड को ला रहे हो गिटहब से, और आप डेटा को ला रहे हो डेटा वाली रेपोजिटरी से, जो हमारे केस में फिलहाल लोकल रेपोजिटरी है, बट आपको पता है बहुत आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड रेपोजिटरी। ठीक है, तो आई रियली होप ये पूरी चीज इज मेकिंग सेंस। नाउ इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू अ डीवीसी पाइपलाइन।